competitive एग्जाम्स। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो CSS 2022 की बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, बोथ फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉर करंट अफेयर्स। यानी कि जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो ऑकस एंड इंडो पैसिफिक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑकस है क्या। ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, या आप इसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है टू कंप्लीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉलिसी इन द रीजन, ब्रिटेन की ग्लोबल एक्ट पॉलिसी और ऑस्ट्रेलियन बैलेंस ऑफ पावर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कपल्ड विद स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है। यानी कि यहां से हमें अंदाजा हुआ होगा कि ऑकस के अंदर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है जिसको आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज इसमें शामिल हैं। दूसरी जो बात है ये समझना है कि इस में क्या इंक्लूड है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन हेल्प करेंगे ऑस्ट्रेलिया को इसको डेवलप करने के लिए, और इसके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगी। अब ये पहला पोर्शन है जिससे हमें पता चलता है कि ऑकस एक्चुअली है क्या। दूसरी जो बात समझनी है वो ये है कि किसी भी पॉलिसी का जो एनालिसिस हुआ करता है उसका विमोसा समझना बहुत जरूरी है। यानी कि विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। तो हम तीनों जो पार्टनर्स हैं, इन तीनों पार्टनर्स से मिलकर इस पॉलिसी का विमोसा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विजन, जो कि तीनों रियासतें कहती हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी है फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर द फ्री पैसेज ऑफ ट्रेड एंड फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी। उसके बाद जो मिशन है इन तीनों रियासतों का ऑकस को लेके वो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को अचीव करना अगेंस्ट दीज फोर्सेस जो इस इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। तीसरी अगर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव चाइना के राइज को कंटेन करना होगा, और इंडो पैसिफिक के अंदर ये तीनों ममालिक समझते हैं कि इससे वो एक लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को परस्यू कर सकेंगे। इसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज की गई है या स्ट्रेटजी यूज करने का अंदिया दिया गया है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, और फिर उसके साथ हार्ड और शार्प पावर, जो कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी का मोस्ट इंपोर्टेंट या प्रोमिनेंट फीचर है किसी भी पावर या सिक्योरिटी की पॉलिसी के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो एक्शन प्लान है वो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ताकि वो कंप्लीमेंट कर सकें अपनी प्रीवियस पॉलिसीज को इस रीजन में। अब ये प्रीवियस पॉलिसीज क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पाइवट टू एशिया पॉलिसी है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2011 से ओबामा की प्रेसिडेंटशिप में ये डिक्लेयर करता है कि अमेरिका हमेशा से ही एक पैसिफिक कंट्री था और वो अपने तमाम रिसोर्सेज को पाइवट करेगा एशिया के अंदर। अब इस पॉलिसीज के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि न्यूक्लियर सबमरीन्स शामिल हैं, तो वो न्यूक्लियर सबमरीन्स देख ही लेते हैं कि इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर कितनी हैं। टोटल 6 ममालिक के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे हाईएस्ट नंबर के साथ 68, रशिया 29, चाइना 12, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो है वो 11 न्यूक्लियर सबमरीन्स रखता है, फ्रांस 8, और इंडिया जो है उसके पास एक इस टाइम पे न्यूक्लियर सबमरीन है, दूसरी ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है, और टोटल 4 का प्लान है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो 14 सबमरीन्स हैं वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को कैरी करने की सलाहियत रखती हैं। ऐसे रशिया के पास 11 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, चाइना के पास 4 हैं, यूनाइटेड किंगडम के पास भी 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और फ्रांस के पास अभी तक कोई ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को कैरी कर सके। अब ये डिस्कस करने के बाद हमें ये समझना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जैसा कि आप ये कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है कि पास्ट और प्रेजेंट हमेशा से
दूसरे के को कोरिलेट करते हैं या पास्ट और प्रेजेंट आर इनसेपरेबल। तो हम पहले इस डील की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2009 में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया यूरोपियन कंट्री फ्रांस के साथ। उसमें फिर उसके बाद 2016 में फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम नामी एक एग्रीमेंट के साथ 12 सबमरीन्स का प्रोग्राम होता है, एग्रीमेंट होता है फ्रांस के साथ, जो कि डीजल पावर सबमरीन्स थी। लेकिन 2021 में फ्रांस को डिच करके या फ्रांस को स्टैप करके ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक एग्रीमेंट करता है, जिसमें यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे और न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करने की भी जो है वो एग्रीमेंट हुआ है इसमें। अब सेकंडली जो बात समझना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये तो है व्हाट इज ऑकस, उसमें क्या इंक्लूडेड है, इस पॉलिसी का विमोसा क्या है, और फिर इसमें जो सबमरीन्स जो कि बेसिक सब्जेक्ट मैटर है उसको और उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम हुआ करता है कि जितने स्टेक होल्डर्स, कंसर्न स्टेक होल्डर्स हुआ करते हैं या जिन स्टेक होल्डर्स का कंसर्न हुआ करता है, आप उस पॉलिसी पे उनका व्यू भी लेते हैं। 15 सितंबर 2021 को जब ये पॉलिसी या एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसके बाद कुछ व्यूज जो हैं वो एक्टर्स के आए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ये जो एग्रीमेंट है पीस और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडो पैसिफिक में इसको अचीव करने में हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का एक व्यू है, ये बात यहां जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड जो जियोपॉलिटिकल एक अप्रोच है, ये एग्रीमेंट है इंडो पैसिफिक के अंदर, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा है विद पैसिफिक रीजन्स और पैसिफिक रीजनल कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, उसके साथ मिलके ये एक ऑस्ट्रेलियन व्यू है कि ऑस्ट्रेलिया समझता है कि ये जो ऑकस है ये पैसिफिक की कंट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी सिक्योरिटी और अपनी बैलेंस को खुद अचीव कर सके। ऑस्ट्रेलिया समझता है कि ये स्पिल ओवर प्रोड्यूस करेगा और इससे जो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहते हैं या वो ऐसा समझते हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं उसको मीट करने में हेल्पफुल कंसीडर की जाती है। अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यहाँ पर एक तो क्वाड्रिलेटरल पॉलिसी को भी लीड कर रहा है और पैसिफिक के अंदर पायलट टू एशिया पॉलिसी के साथ भी लीड कर रहा है। वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो बाइडेन की तरफ से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है नजर आई है। सबसे पहली कि ये इंडो पैसिफिक के एनवायरनमेंट की वजह से एक एग्रीमेंट है कि इंडो पैसिफिक का जो एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चरल रियलिज्म में या चाइनीज विजन के अंदर शामिल हुआ है, उसकी वजह से ये एक स्टेप लिया गया। सेकेंडली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका समझता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये यूनियन है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की, क्योंकि इसमें जो आपको तीनों मेंबर कंट्रीज नजर आएंगी ये तीनों ही वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, तो ये एक वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की यूनियन है। तीसरी जो बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं वो नजर आती है कि जो इवॉल्विंग सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं 21st सेंचुरी के और मैरीटाइम जोन के, ये उस टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट सिक्योरिटी डायनामिक्स को मीट करेगी। ब्रिटेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि ब्रिटेन जो है बहुत अरसे बाद इंडो पैसिफिक में अपने आप को एक दफा एक्टिव कर पाया है और ये ब्रेक्सिट जो कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन के बाद, उसके बाद जो ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी है ग्लोबल ब्रिटेन की, उसको परसू करते हुए ब्रिटेन कहता है कि एक्चुअली ये जो ऑकस है ये इंश्योर करेगा सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को और उसके बाद प्रिजर्व करेगा पीस की तमाम एफर्ट्स को। ये तो उन तमाम एक्टर्स का व्यू है जो स्टेक होल्डर्स हैं। करंट अफेयर्स का जो भी पेपर हुआ करता है उसमें जब आप जियोपॉलिटिक्स की कोई डोमेन कर रहे होते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक्स की कोई डोमेन कर रहे होते हैं या जियो इकोनॉमिक्स की कोई डोमेन कर रहे होते हैं, तो कंसर्न्ड एक्टर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट रिएक्शंस फ्रॉम रीजनल एंड ग्लोबल एक्टर्स।
यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आपका स्कोर है वो स्कोर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पे है कि आप रीजनल और ग्लोबल एक्टर्स के रिएक्शंस को भी शामिल करते हैं। जैसे ही ये व्यूज आए या ये जो एग्रीमेंट है ये ओपन हुआ, उसके बाद सबसे पहले इट इज वेरी मच सिंपल एंड क्लियर कि चाइना जो है वो रिएक्शन शो करेगा। तो चाइना का एक थिंक टैंक है जो आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड चाइनीज डोमेन की डिस्कशन करता है। उसमें उस थिंक टैंक के मुताबिक ये एग्रीमेंट रीजन को मिलिटराइज करेगा। सेकेंडली, इसकी वजह से आर्म्स रेस होगी, ये पुश करेगा मेंबर स्टेट्स को या इंडो पैसिफिक की कंट्रीज को कि वो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स की एफर्ट्स में इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में अपना रोल प्ले कर सके। दूसरा जो है, चाइना कहता है कि ये रीजनल पीस को अंडरमाइन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी यहाँ समझने के लिए कि 2013 से चाइना जो है आफ्टर द मलाक्का डायलेमा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के मॉडल को परस्यू करते हुए इस रीजन में और ग्लोब में इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता आ रहा है, जिसको वेस्टर्न नैरेटिव्स कहते रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट पावर टैक्टिक है, यानी कि इकोनॉमिक पावर को यूज करके इन्फ्लुएंस करना, पावर की आसान सी डेफिनेशन में। लेकिन चाइना समझता है कि ये जो एशियान और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो पिछले साल हुई, जो हमें नजर आई, और एशियान का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पैटर्न है वो उस इंटीग्रेशन को अंडरमाइन करेगा, उस रीजनल पीस को अंडरमाइन करेगा, ये पुश करेगा रियासतों को कि वो उसके साथ सिक्योरिटी डायलेमास में शामिल हो। मोस्ट इंपोर्टेंटली चाइना इसको समझता है कि ये जो एक्शन है ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स की वायलेशन है, ये नॉन प्रोलिफरेशन की एफर्ट्स को अंडरमाइन करेगा। ये कैसे करेगा? इस बात को समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है। 1968 तक इसने कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी को या एक्सपेरिमेंट को एक्सरसाइज नहीं किया था। तो जस्ट 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज करता है टिल 1968 एनपीटी। तो ऑस्ट्रेलिया एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स है उसके मुताबिक एक बात समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन है वो वायलेशन है इंटरनेशनल पीस की और इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट्स की और नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स की। चाइना समझता है कि ये नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स को अंडरमाइन करेगा। इसके साथ साथ चाइना रीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ये समझता है कि उसने एडवर्सरीज को इनवाइट किया है, चाइनीज एडवर्सरीज को इनवाइट किया है। ये बात समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है रिसेंटली। तो ये चेंज कैसे हुआ 2020 में, जब कोविड पेंडेमिक की इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लेन शुरू की, जिससे इन चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन डेट्रॉइट हुए। ये चाइनीज व्यू था। उसके बाद फ्रांस को समझते, जिसके साथ एक्चुअली 2016 में फ्रेंच एग्रीमेंट हुआ था, फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम था। तो फ्रांस समझता है कि एक्चुअली ये स्टेप है इन द बैक, और ब्रिटेन को पॉलिटिकल स्टाइल में ये कहता है कि ये ग्लोबल ब्रिटेन की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें उसको यूएस की लैब ही मिली है, और उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज को पुश करता है कि दे मस्ट रिलाई ऑन पावर एंड सिक्योरिटी बट ऑन देयर ओन पावर एंड सिक्योरिटी। यूरोपियन यूनियन की कमीशन, यूरोपियन यूनियन का कमीशन ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है ये एक ऑर्गन है यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन का। उसके जो उसकी तरफ से एक जो पॉइंट ऑफ व्यू शामिल हुआ है कि ये जो ऑकस है ये एक्चुअली ट्रांस नेशनल डिप्लोमेटिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस की एक रीजन बनेगा। अब ये हमारे पास एक्टर्स का व्यू है। उसके बाद हमने रीजनल और ग्लोबल एक्टर्स की जो कंसर्न्स को या उसके रिएक्शंस को डिस्कस किया है। नाउ ये थी बेसिक्स पार्ट टॉप जो हमें पता चल रही है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट है जब एक एस्पायरेंट ये देखता है कि इसकी इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन का मतलब हुआ करता है आम सी आसान सी जुबान में कि व्हाट इज द स्पॉट ऑफ एनी एक्शन या पॉलिसी, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो हम इसको देखते हैं एंड देन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये इस एग्रीमेंट की वीकनेस ये है कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिजीम्स को फर्दर वीक करेगा। 2020 से
या उससे पहले चले जाएं, ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी 2016 से 2020 तक, उसने डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट से एग्जिट किया, तो उसको ये फर्दर वीक करेगा। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि लाइक माइंडेड अलायंस सिस्टम के जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल पीस एफर्ट पे वो बहुत डिस्टर्बिंग है। इट इज अनदर लाइक माइंडेड अलायंस जो कि ग्लोबलिज्म को थ्रेट होगा और रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर रीजनलिज्म को प्रमोट करेगा, और ये जो रीजनलिज्म है ये ग्लोबलिज्म को डायरेक्ट चैलेंज है। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को या वेस्टर्न अलाइज को यूज करके कंटेन करने की एफर्ट है। तो ये दोबारा रिवाइवल है कोल्ड वॉर मेंटालिटी, या हम इसको कह सकते हैं कोल्ड वॉर 2.0, और इसके रिपरकशंस जो हैं वो फिर नेबरिंग कंट्रीज पे और रीजन्स पे साफ है। जैसे कोल्ड वॉर के थे वैसे थे, ये पुश कर सकती हैं कंट्रीज को कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज जियो स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के मुताबिक कंसीडर करें, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जियो इकोनॉमिक्स से स्विच करे या ना करे टुवर्ड जियो स्ट्रेटेजिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये पैराडाइम शिफ्ट करेगा इन रीजन में। अब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि रीजन के अंदर की जितनी भी पॉलिसीज हमें नजर आई ग्लोबल या पावर की या ग्रेट गेम्स की, तो वो जियोपॉलिटिक्स की थी या जियो इकोनॉमिक्स की थी। यूएस लेड क्वाड, चाइनीज लेड आरसीईपी, जियोपॉलिटिक्स एंड जियोइकोनॉमिक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिक्योरिटी के एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, और जब सिक्योरिटी का एलिमेंट ऐड हो जाए तो वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ करता है। तो इसका मतलब है स्ट्रेटेजिकली नाउ दे बोथ, यानी कि यूएस एंड चाइना आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड विद देयर अलाइंड पावर्स। अलाइंड पावर्स ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा रीजनल कंट्रीज होंगे। तो ये रीजन के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। इसके साथ साथ जो एक इवैल्यूएशन है यूएस ओरिजिनल पॉलिसी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी है फॉर डिफरेंट रीजन्स, कंसीडर किया जा रहा था कि जब यूएस ने 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से एग्जिट किया, तो शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड फॉर इट्स रीजनल कमिटमेंट्स, बट यूएस विद इन 15 डेज 15 सितंबर को वापस आया और रीजनल पॉलिसी शो की कि वो अब इंडो पैसिफिक में है। एंड सेकेंडली, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये समझना जरूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया के साथ ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स कर चुका है। उसके डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, जापान के साथ भी वो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी अब इंक्लूड कर लिया है। तो इट इज लाइक कि उसने इंडो पैसिफिक में 3 तरफ से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनाए हैं टू कंटेन चाइना। ठीक हो गया जी। छठा जो हमारा एनालिसिस है या हमारी इवैल्यूएशन है इस पॉलिसी की कि ये इंडो पैसिफिक में ऑल टुगेदर पावर इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 1540 को भी वायलेट करेगा। अब ये रेजोल्यूशन कहती है कि ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और नॉन प्रोलिफरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को प्रोहिबिट किया जाएगा ताकि वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ना जाए। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियर स्टेट्स टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट फर्दर वायलेशन है एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की। एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 जिसमें रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल या स्ट्रेंथन की जाएगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को और पीस और इंटेग्रिटी को प्रमोट किया जाएगा। यूएन डेवलपमेंट गोल्स में न्यूक्लियर फ्री जोन पॉलिसी के साथ वायलेट करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना होगा यहाँ पर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी टोटल वारहेड्स में से 1378 वारहेड्स को डिप्लॉय किया हुआ डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो ये इस रीजन को न्यूक्लियर फ्री जोन पॉलिसी के वायलेशन में मिलिटराइज करेगा। नाउ ब्रिटेन इज टू ईगर टू एक्ट आफ्टर ब्रेक्सिट, इट इज टू अर्ली टू एक्ट एज अ ग्लोबल। ठीक है ब्रिटेन की आइडेंटिटी रही है एक ग्लोबल पावर की आफ्टर 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद वो कॉलोनियल एम्पायर था, लेकिन उसके बाद जो ब्रिटेन की पॉलिसी है वो यूरोपियन सेंट्रिक ही थी। अब ये ब्रेक्सिट के बाद इट इज टू अर्ली टू एक्ट और ब्रिटेन जो है एक पोटेंशियल पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलाइनमेंट में आके चाइना जैसे पोटेंशियल पार्टनर को और 1.4 बिलियन की जो कंज्यूमर मार्केट है उसको लॉस कर सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक आर्गुमेंट है कि जो बड़ी पावर्स हुआ करती हैं वो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात करती है और जो छोटी पावर्स हैं वो हमेशा एवर्ट एक्शंस किया करती है। ये एग्रीमेंट पुश करेगा ताइवान और कोरिया जैसे कंट्रीज को
कि वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस करें, और ये मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कॉन्फ्लिक्ट्स की रीजन बन सकती हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स फर्दर अगर हम कहें कि वार की तरफ पुश कर सकती है. So this is how you have to prepare any current affairs question. A complete set within 15 seconds will revise what is AUKUS, what is included, what is the Vimostra of AUKUS, सबमरीन्स और उसकी हिस्ट्री. इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको स्कोर मिलेगा कि एक्टर्स का व्यू क्या है, उसके बाद रिएक्शंस क्या है, उसके बाद इवैल्यूएशन क्या है, एनालिसिस क्या है, and then you have to conclude. This is how you are going to attempt 20 marks question, and this is how you have to prepare. Thank you so much.